आज की क्लास में हम लोग हल करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर 2019 का फेफ भाग। अगला भाग है, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं जहाँ पे हम लोगों को हल करना है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न तक हल कर चुके थे। 50वां प्रश्न है, निम्न में से भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण किया था रेडक्लिफ ने। मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत चीन, मैकमोहन रेखा ये भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारण 1912 से 14 तक चले शिमला समझौते में हुआ था। और पी लॉरेंस जो हैं, डी विकल्प जो है, इनको आधुनिक भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। तो बच्चों जो प्रश्न है आपका, प्रश्न में आपका उत्तर जो हो जाएगा ये सी, रेडक्लिफ, उत्तर आपका सी होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगला प्रश्न है जहाँ से हम लोगों को शुरुआत करना है 51 नंबर। तो 51 नंबर है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वैसे लंबी सबसे बड़ी सीमा जो है थलीय सीमा जो है वो चीन की, भारत का चीन के साथ लगी हुई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थलीय प्लस जलीय सीमा दोनों मिलाकर पूछा जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। विकल्प बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 52 जो है, निम्नलिखित देशों में से किसके मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है? सब लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा स्थित है भारत और चीन के बीच में। विकल्प सी आपका सही होगा। इसमें विकल्प डी आपका सही होगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। 53 नंबर, मेन कंफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बच्चों आपको पढ़ाते समय हमने बताया था, मेन कंफ नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, वही एडोल्फ हिटलर जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का सरगना था, जर्मनी का तानाशाह, नाजीवाद का जनक। 54 नंबर है, 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें भारतीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। विकल्प बी आपका सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे 1965 के युद्ध के समय थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये 1999 कारगिल के समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। 55 नंबर, सिकंदर महान के पिता का क्या नाम था? सिकंदर महान के पिता का नाम बच्चों फिलिप द्वितीय था। विकल्प ए आपका सही होगा। सिकंदर महान का युद्ध भारत में पोरस के साथ हुआ था। 56 नंबर है प्रश्न, मैसिडोनिया का संबंध किससे है? मैसिडोनिया का राजा यूनानी राज्यों में से एक है। मैसिडोनिया यूनानी राज्य एक 3 राज्यों का संग्रह है जिसमें स्पार्टा, एथेंस एवं मैसिडोनिया 3 राज्य आते हैं। इसमें मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर महान। वही सिकंदर महान जो फिलिप का पुत्र था, जो संपूर्ण विश्व विजय करने के लिए अपने देश से निकला था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें विकल्प आपका बी सही होगा। 57 नंबर है, सिकंदर ने फ्लैंक्स को कितने फाइलेनगारकीज में बांटा? बच्चों सब लोगों को मालूम है फाइलेनगारकीज में, फ्लैंक्स में 4 फाइलेनगारकीज होते थे। लेकिन सिकंदर ने क्या किया, फाइल की संख्या जो है आधी कर दी, 16 से 8 को करके, बाकी फ्लैंक्स की वो फाइलेनगारकीज की संख्या उसमें बढ़ गई जो कि 8 हो गई, दूना हो गई। तो विकल्प डी आपका सही होगा। 58 नंबर, होप्लाइट किस देश के योद्धा थे? सबको मालूम है होप्लाइट यूनान के प्रत्येक सैनिक को, यूनानी फ्लैंक्स के सैनिक को होप्लाइट कहा जाता था। विकल्प सी आपका सही होगा। 59 नंबर है, डेरियस कहाँ का, किस देश का शासक था? तो डेरियस जो है ये ईरान का शासक था। वही डेरियस था या डेरियस या डरायफ बोला जाता है जिसको 331 ईसा पूर्व में अर्बेला के संग्राम में सिकंदर ने पराजित किया था। चलिए 60 नंबर है, लीजन कमांडर कहलाता था। लीजन कमांडर को कौंसल कहा जाता था। लीजन कमांडर का कौंसल कहा जाता था। लीजन की सबसे छोटी इकाई मैनिपल कहलाती थी। मैनिपल कमांडर को ऑप्टियोन मैनिपल से बड़ी इकाई होती थी कोहार्ट कमांडर को ट्रिब्यून कहा जाता था। 60 नंबर, लीजन कमांडर कहलाता था कौंसल। विकल्प ये आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोमन लीजन में हफ्ताती सैनिकों की आयु क्या होती थी? हफ्ताती सैनिकों की आयु होती थी 25 से 30 वर्ष, या इसमें बी विकल्प है 26 से 30 वर्ष। अब इसमें ए विकल्प जो है 17 से 25 वर्ष, ये बेलाइट्स सैनिकों की उम्र होती थी। 26 से 30 वर्ष हफ्ताती की, 30 से 40 वर्ष प्रिंसिपाइज की, और 40 से 45 वर्ष होती थी ये ट्रायरी की, जिन्हें आरक्षित कहा जाता था। इसमें विकल्प बी आपका सही होगा।
62 नंबर, रोमन लीजन में फ्लैंक्स को किस लड़ाई में रोमन लीजन ने फ्लैंक्स को किस लड़ाई में हराया था? रोमन लीजन ने फ्लैंक्स को पाइडना की लड़ाई में हराया था, जो कि 168 ईसा पूर्व में हुआ था। 168 ईसा पूर्व, पाइडना की लड़ाई, विकल्प सी आपका सही होगा। 63 नंबर, हेस्टिंग्स की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई? हेस्टिंग्स की लड़ाई गई थी फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसमें इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व हैराल्ड कर रहा था और फ्रांस की सेना का नेतृत्व विलियम ऑफ नॉर्मंडी कर रहा था। तो विकल्प बी आपका सही होगा, हैराल्ड तथा विलियम, या फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच में, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में। 64 नंबर, अरबेला की लड़ाई कब लड़ी गई? अरबेला की लड़ाई गई थी 331 ईसा पूर्व, विकल्प सी आपका सही है। अरबेला की लड़ाई सिकंदर और डेरियस के बीच में लड़ी गई थी, यूनान और ईरान के बीच में। यूनानी सेना का नेतृत्व सिकंदर और ईरान की सेना का नेतृत्व डेरियस कर रहा था। डेरियस उर्फ डरायफ बोला जाता है। इसमें यूनान के सिकंदर ने डेरियस को पराजित किया था। 65 नंबर, कैने का संग्राम कब लड़ा गया था? कैने का संग्राम 216 ईसा पूर्व लड़ा गया था। इसमें कार्थेज सेना और रोमन सेना के बीच में युद्ध लड़ा था। इसमें कार्थेज नरेश हैनिबाल ने रोमन सेना को पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाइडना की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पाइडना या पीडना वही है, 168 ईसा पूर्व। बच्चों विकल्प ए आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये जो ईस्वी है, ये ईस्वी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ईसा पूर्व, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। विकल्प ए आपका सही होगा, लेकिन विकल्प ए तब आपका सही होगा जब 168 ईसा पूर्व जो है उत्तर में होगा। ठीक, चलिए, और यही लड़ाई थी पाइडना की लड़ाई, जिसमें रोमन लीजन ने यूनानी फ्लैंक्स को पराजित किया था। 67 नंबर है, लंबा धनुष किस देश का प्रमुख हथियार था? लंबा धनुष ब्रिटेन का प्रमुख हथियार था। क्रेफी के संग्राम में फ्रांस की सेनाओं के विरुद्ध ब्रिटेन की विजय का मेन कारण यही लंबा धनुष था, जो कि 6 फीट लंबा होता था। इससे 3 फीट लंबे तीर छोड़े जाते थे और एल्म की लकड़ी का बना होता था। 68 नंबर है, अरबेला का संग्राम किसके मध्य लड़ा गया? अरबेला का संग्राम सिकंदर व डेरियस के बीच में लड़ा गया, यानी ईरान और यूनान के बीच में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, कैने के संग्राम में हैनिबाल ने किस सेना को पराजित किया था? तो हैनिबाल ने रोमन सेना को पराजित किया था। विकल्प बी आपका सही होगा। 70 नंबर, क्रेफी का संग्राम किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। विकल्प बी आपका सही होगा। 1346 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 71 नंबर, आग्नेय अस्त्रों का विकास किस युग में हुआ? आग्नेय अस्त्र अर्थात आग उगलने वाले अस्त्र, यह स्पष्ट है कि बारूद के आने से ही आग्नेय अस्त्रों का विकास हुआ है। विकल्प सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर है, अंतर्दहन इंजन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बच्चों, अंतर्दहन इंजन जो है तेल के आने से ही प्रारंभ हुआ और ये तेल की ही देन है। अंतर्दहन का मतलब ये होता है कि उसमें दहन की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है जो दिखाई ना दे। जैसे बाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं, केवल हम लोग स्टार्ट करते हैं, गियर लगाते हैं और उसमें केवल एक्सीलेटर लेते हैं, बाकी वो चलना शुरू हो जाती है। बाकी कहाँ पिस्टन चल रहा है, कहाँ तेल जल रहा है, ये कुछ दिखाई नहीं देता। अब पहले जब कोयले का समय था, कोयले से रेलगाड़ी चलती थी, तो उसमें इंजन जो है उसमें बाहर से दिखता रहता था कि वो कोयले की झोंकाई हो रही है, फिर कोयला जाके वहाँ जल रहा है, तो उसे बाह्य दहन इंजन बोला जाता था कोयले के इंजन को, और अंतर्दहन इंजन बोला जाता है तेल से चलने वाले इंजन को। तो विकल्प सी आपका सही होगा इसमें। अगला है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। अब इसमें बच्चों देखिए, हिरम मैगजिन ने, बे विकल्प जो ए है, इसमें विकल्प चूँकि प्रश्न के अनुसार विकल्प आपका डी सही होगा, लेकिन ए विकल्प हिरम मैगजिम है, इन्होंने मशीन गन को बनाया था। बी हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी को बनाया था। कार्टराइट ने पावर लूम को बनाया था। ये सब जो है औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक उपकरण के रूप में सिद्ध हुए। चलिए 74 नंबर है, संगीन का आविष्कार किस युग की देन है? तो संगीन का आविष्कार ये बारूद युग की देन है। विकल्प भी आपका सही होगा। और संगीन का प्रयोग भाले की कमी को पूरा करने के लिए खोज किया गया, ताकि एक मस्केटधारी सैनिक आवश्यकता पड़ने पर अपने मस्केट का प्रयोग भाले के रूप में भी कर सके। तो संगीन वही है जो 1 फीट लंबी चाकू होती है, जो नली के ऊपर लगाई जाती है। संगीन की खोज
फंगीन का निर्माण सबसे पहले फ्रांस में हुआ, फ्रांस के बायोने नगर में, और इसीलिए उसका नाम हम लोग बायोनेट के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे सेना में इसमें बैनेट कहा जाता है, उसे बैनेट कहा जाता है, लेकिन शुद्ध नाम है बायोनेट। चलिए 75 नंबर है, फंगीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ? फंगीन का आविष्कार हुआ 1645 ईस्वी में फ्रांस के बायोने नगर में। अगला प्रश्न है 76 नंबर, जेम्स वाट ने भाप का इंजन आविष्कार किस वर्ष किया? तो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था 1768 ईस्वी में। विकल्प सी आपका सही होगा। 77 नंबर, गुस्ताव एडोल्फस की एक कंपनी में कितने सैनिक होते थे? तो गुस्ताव एडोल्फस इसमें 150 सैनिक होते थे, 150 सैनिक होते थे। विकल्प सी आपका सही होगा। 78 नंबर, नेपोलियन की सेना की गति प्रति मिनट कितनी होती थी? 120 कदम। विकल्प सी आपका सही होगा। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध है वाटरलू युद्ध 1815 में। हालांकि नेपोलियन पराजित की बात है तो 1805 के ट्राफिल्गर के संग्राम में भी पराजित हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो युद्ध दिया गया है वाटरलू का संग्राम, जो कि 1815 में हुआ था। यही युद्ध नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था, और इसी युद्ध में पराजित करने के बाद ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने उसे बंदी बनाया था, और बंदी बनाकर इसे सेंट हेलेना नामक निर्जन टापू पर भेज दिया गया, जहाँ पर 1521 में उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात 6 वर्ष बाद मृत्यु हो गई। तो विकल्प बी आपका इसमें सही होगा। 80 नंबर, वाटरलू का संग्राम कब लड़ा गया? वाटरलू का संग्राम लड़ा गया 1815 ईस्वी में। ये नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। 81 नंबर है, नेपोलियन के युद्धों की व्याख्या किसने की? नेपोलियन के युद्धों की व्याख्या करने वाले 2 सैन्य विद्वान हैं, 2 सैन्य विचारक हैं, यहाँ तक कि जनरल भी हैं। एक है क्लाज़बिट्स और दूसरा है जोमनी। तो इसमें विकल्प में आपका विकल्प ए सही होगा, बल्कि जोमनी को तो नेपोलियन का गुरु भी कहा जाता है। 82 नंबर, सेना पेट के बल चलती है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का। यह कथन नेपोलियन ने कहा था। विकल्प सी आपका सही होगा। नेपोलियन किस देश का शासक था? बच्चों, नेपोलियन फ्रांस का शासक था। विकल्प ए आपका सही होगा। आनवार पुस्तक के लेखक कौन है? आनवार पुस्तक लिखे हैं क्लाज़बिट्स ने। क्लाज़बिट्स जो कि प्रफा के थे, प्रफा जिसका वर्तमान नाम है जर्मनी, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, निम्नलिखित में से लौह सम्राट के नाम से जाना जाता है? लौह सम्राट है चार्ल्स द ग्रेट या चार्ल्स महान, जो कि फ्रांस के हैं। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने सैनिकों के साथ घोड़ों को भी लोहे का कवच पहना दिया था, इसीलिए इन्हें लौह सम्राट या लौह राजा के नाम से सैन्य इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर, अफ़ तोपखाना किससे संबंधित है? अफ़ तोपखाना के जन्मदाता फ्रेडरिक महान को माना जाता है। विकल्प ए आपका सही होगा। 87 नंबर, फ्रेडरिक महान किस देश का शासक था? तो फ्रेडरिक महान प्रफा का शासक था। विकल्प बी आपका सही होगा। प्रफा का वर्तमान नाम जर्मनी है। 88 नंबर, हवाई युद्ध या नभशक्ति सिद्धांत का विचारक कौन है? तो नभशक्ति सिद्धांत का विचारक है वो है डूहेट। ठीक है, कमांड ऑफ एयर या नभ प्रभुत्व, इन्हीं की पुस्तक है, यहाँ तक कि इन्हीं का सिद्धांत भी है, कमांड ऑफ एयर। विकल्प सी आपका सही होगा। 89 नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश ने ब्लिट्ज़क्रिग सामरिक अपनाया था? ब्लिट्ज़क्रिग सामरिक अपनाने वाला जो देश था वो था जर्मनी का हिटलर। जबकि ब्लिट्ज़क्रिग समरतंत्र के जन्मदाता जो थे वो थे लिटिल हार्ट। उन्होंने विस्तारित प्रवाह आक्रमण या मूसलाधार आक्रमण या प्रविष्टिकरण समरतंत्र के नाम से इस सिद्धांत को जन्म दिया था। उन्हें लिटिल हार्ट कहा जाता है। वो मित्र सेना में कैप्टन के पद पर थे। तो इसका प्रयोग किसने किया था? वो है जर्मनी। विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर, वायुयान निर्माण का श्रेय किसे कहा जाता है? वायुयान को बनाया था राइट बंधुओं ने, जो कि अमेरिका के थे, और दोनों भाई मिलकर इसे बनाए थे, जिसका एक का नाम अर्बिल राइट, दूसरे का नाम विल्बर राइट। अगला प्रश्न है 91 नंबर, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। रडार की खोज द्वितीय विश्व युद्ध की एक अद्भुत खोज है, जो कि जर्मन विमानों से बचने के लिए ब्रिटेन ने इसको खोजा था, ब्रिटेन द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें विकल्प सी आपका सही होगा।
92 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में किस बम का प्रयोग किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो उड़ने वाले बम थे वे थे V1 और V2। विकल्प डी आपका सही होगा। इन दोनों बमों का प्रयोग जर्मनी ने किया था। 93 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा प्रयोग किए गए लंबी दूरी के रॉकेट का क्या नाम था? लंबी दूरी का रॉकेट वही है V2। विकल्प डी आपका सही होगा, जिसे कहा जाता है जर्मन लॉन्ग रेंज रॉकेट। V1 क्या है? V1 और V2 दोनों उड़न बम हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार इसमें डी विकल्प आपका सही होगा। V1 है उड़न बम। मैजिनाट रेखा का निर्माण किस देश की सुरक्षा के लिए किया गया था? तो मैजिनाट रेखा का निर्माण फ्रांस की सुरक्षा के लिए किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। 96 नंबर, फेफड़ों पर प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? वो है क्लोरीन गैस। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाइपर्स के संग्राम में जर्मनी द्वारा भारी मात्रा में किया गया था 1915 में। 97 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों से उत्पन्न गत्यावरोध किसकी सहायता से खत्म किया गया? वो है टैंकों के द्वारा गतिरोध को समाप्त किया गया, जो कि गतिरोध राइफलों और तोपों के द्वारा जो है खाई युद्ध का जन्म हुआ और गतिरोध ऐसा हो गया कि आगे बढ़ना और पीछे हटना भी मुश्किल हो गया। तो उसके लिए टैंकों का प्रयोग किया गया। टैंक निर्माण के बारे में सबसे पहले जो है विंस्टन चर्चिल के दिमाग में यह बात आई और ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, जिसमें पहिए के स्थान पर चैन ट्रैक का प्रयोग किया गया ताकि युद्ध के मैदान में गोलियां लगने से टायर फट ना सकें। विकल्प सी आपका सही होगा। 98 नंबर, युद्ध को त्रिदिशात्मक किसने बनाया? युद्ध को त्रिदिशात्मक या तीसरी दिशा देने वाला है वायुयान, या विकल्प ए आपका सही होगा। 99 नंबर, टैंक का आइडिया किसने दिया? टैंक के बारे में सबसे पहले सोचा कौन? वो है विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। 100 नंबर, बोस्निया के राजकुमार की हत्या किस तिथि को की गई? बोस्निया के राजकुमार की हत्या हुई थी 28 जून 1914 में। ठीक है, 1914 में इनकी हत्या हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका ये समाप्त हुआ, ये पूरा पेपर हल हो गया, ये भाग 2 भी समाप्त हुआ। बस आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।